देखिए, भाजपा मुझे लगता है कि करीब 10-11 सालों तक यूपी में नहीं आई थी। उसके बाद जब वो आई तो सिर्फ जनता को ठग करके नहीं आई। कई सारे विभिन्न जातियों के, चाहे वो आप अनुप्रिया पटेल जी की बात करें, ओम प्रकाश राजभर जी की बात करें, संजय निषाद जी की बात करें, और बहुत सारे विभिन्न जातियों के जो लोग थे, उनको भी उन्होंने ठगा। उनको उन्होंने अपने साथ लिया, उनके वोट बैंक को यूज़ किया और आज शासन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये वो लोग भी स्वयं समझ रहे हैं। तो जनता के साथ साथ वो लोग भी ठगे गए हैं, आज नहीं तो कल वो लोग अभी अपना पलड़ा बदलने वाले हैं। सरकार भी तो ये कह रही है कहीं न कहीं से आपके पार्टी से जुड़े लोग इन घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कन्नौज की घटना की बात कर लें, चाहे आपके अयोध्या की बात कर लें। अयोध्या की घटना में ये भी योगी जी या सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे आप हैं। बेगुनाहों को बिना किसी रीजन के आप उनको जेल में डाल देते हैं। उनके साथ आपके सामने है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। योगी जी तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि 20% बेटियों को भर्ती करेंगे, जो उन्हें ठीक करेगी, जिनको वो कहते हैं कि लाल टोपी पहनने वाले लोग काले कारनामे करते हैं, उनको ठीक करने के लिए 20% महिलाओं की भर्ती करने जा रहे हैं योगी जी। वो ये कह रहे हैं मंचों से। देखिए, योगी जी को लाल रंग से क्या दिक्कत है मुझे पता नहीं। शायद वो भूल जाते कि उनके शरीर में भी जो बह रहा है और दौड़ रहा है वो भी लाल ही रंग है। तो लाल रंग को आप नेगेटिविटी में अगर दर्शा रहे हैं और राजनीति के रूप में लेके आ रहे हैं, उसको मैं नहीं मानती। लेकिन हाँ, महिलाओं का अधिकार है, महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है, और महिलाओं का हर जगह मुझे लगता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनकी सीटें आरक्षित होनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि वो हर जगह आगे बढ़ करके आएँ, उभरे और देश को आगे लेकर के जाएं। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सड़क से सदन तक हमेशा चर्चा में रहने वाली मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हमारे साथ हैं। आज मछली शहर के कई कार्यक्रम में रही, डाक बंगले पे जो है अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, लोगों से और जन समस्या भी सुनी है। तो विभिन्न मुद्दों पे विधायक जी से हमारी बातचीत होगी। विधायक जी, पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभास जी। विधायक जी, क्या चल रहा है इस समय जो है पूरे देश में, चाहे कोलकाता की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें थाने में, और चाहे ये आपके जो है आपने पोस्ट भी किया था आजमगढ़ में बच्ची के साथ घटना हुई, ये जो घटनाएं इसमें हो रही हैं, चाहे वो आपके अयोध्या की बात हो, ये क्या हो रहा है? कौन सा जिम्मेदार है, कौन इसका जो है जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार हमेशा वही होता है जो सरकार में होता है, और एनसीआरबी के स्वयं के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न जो है वो पिछले गत वर्षों में बढ़ता ही चला जा रहा है। और उसमें से भी अगर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किसी समाज का हो रहा है वो दलित समाज का हो रहा है। और मेरे ट्वीट्स पे भी आपने देखा होगा कि जो हमारी बच्ची आरजीकर में भी जिसकी डेथ हुई, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ी हुई हूँ, वो भी एक दलित समाज से बिलोंग करती थी। बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने डॉक्टर बनाया, और इस तरीके से उसका हमारे बीच से जाना सबका दिल भी दहला देता है और सब शोक में भी हैं। और आए दिन इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं। अभी रिसेंटली कल्याणपुर कानपुर में हुआ कि एक ई रिक्शा चालक दलित समाज का, उसको पुलिस विभाग के पुलिस के कर्मियों के द्वारा जूते में पानी भर करके पिलाया गया। तो दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, दलित महिलाओं को, 2 महिलाएं जो कि कासगंज फर्रुखाबाद का मैटर है, जिस तरीके से एक नाबालिग बच्ची 17 साल की और एक 18 साल की, दोनों दोस्तों को जन्माष्टमी के दिन वो पूजा देखने गई थी और उनको पेड़ पे दोनों को लटका पाया गया। तो ये अपने में शर्मसार करता है कि सरकार जिस तरह नारा देती है, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ सिर्फ बेटियों को मारने पीटने और इस तरीके के जो कारनामे हो रहे हैं उनको अंजाम दे रही है। विधायक जी, सरकार भी तो ये कह रही है कहीं न कहीं से आपके पार्टी से जुड़े लोग इन घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कन्नौज की घटना की बात कर लें, चाहे आपके अयोध्या की बात कर लें। अयोध्या की घटना में ये भी योगी जी या सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो दोषी तो आप लोग भी तो दिख रहे हैं इस तरह जब मामला रहा है। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं,
और आज देश की जो नींव है वो संविधान की वजह से है। और कोई भी अपराधी मुझे लगता है कि ना तो किसी राजनीतिक दल का है, ना तो कोई राजनेता हो सकता है। अगर वो अपराधी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। और जिस तरीके के ये मामले आ रहे हैं, और अगर जांचों की बात भी की जा रही है, तो कानून को क्या बताया जाता है? अंधा बताया जाता है। उसके आंखों के पे ऊपर भी एक काली पट्टी रहती है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी क्राइम के लिए कानून में हमेशा ये कहा गया है कि आप भले 100 जो गुनहगार हों उन्हें माफ कर दीजिए, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। उस बात को रखते हुए ये कहा जा रहा है कि जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं ये सरकार का भी मतलब वर्क है, और साथ ही साथ ये प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सारे सबूतों के साथ उन पे आप कार्यवाही करें, और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, उस पर कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो इतने क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं वो इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने कम उम्र के बच्चे जो हैं वो गलत कमिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बेगुनाहों को बिना किसी रीजन के आप उनको जेल में डाल देते हैं। उनके साथ आपके सामने है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। एक बार एक गरीब परिवार का एक बच्चा अगर निर्दोष होने के बावजूद जेल में और थाने में वो मार को और उस मैं कहूंगी कि डिसरिस्पेक्ट को झेल लेता है, तो उसका धड़का खुल जाता है। उसके बाद उसे लगता है कि अगर मुझे कोई 50,000 रुपए देके गोली मारने को कहेगा तो मैं मार दूंगा। शायद इस वजह से आज क्राइम रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं कि हमारा पुलिस विभाग किस तरीके से काम कर रहा है। हम निर्दोषों को पकड़ रहे हैं कि दोषियों को पकड़ रहे हैं, ये हमारा डिसीजन है। तो आपको आपको साथ ही साथ मैंने ये भी बता, पुलिस विभाग के ऊपर भी आज इतना प्रेशर है, आप इतनी नीतियां ला रहे हैं और सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। आपने कभी बात की कि पुलिस विभाग की कितने घंटे की ड्यूटी है? पुलिस विभाग की पोस्टिंग कहाँ पे है? पुलिस विभाग का मानसिक स्टेटस क्या है? वो अपने काम का फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उन लोगों पे भी निकालता है जो निर्दोष होते हैं। कहीं ना कहीं उसके जजमेंट में भी इसकी वजह से इफेक्ट आता है, वो गलत जजमेंट्स ले लेता है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा पहिया घूम करके सरकार की तरफ ही आता है। योगी जी तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि 20% बेटियों को भर्ती करेंगे, जो उन्हें ठीक करेगी, जिनको वो कहते हैं कि लाल टोपी पहनने वाले लोग काले कारनामे करते हैं, उनको ठीक करने के लिए 20% महिलाओं की भर्ती करने जा रहे हैं योगी जी। वो ये कह रहे हैं मंचों से। देखिए, योगी जी को लाल रंग से क्या दिक्कत है मुझे पता नहीं। शायद वो भूल जाते कि उनके शरीर में भी जो बह रहा है और दौड़ रहा है वो भी लाल ही रंग है। तो लाल रंग को आप नेगेटिविटी में अगर दर्शा रहे हैं और राजनीति के रूप में लेके आ रहे हैं, उसको मैं नहीं मानती। लेकिन हाँ, महिलाओं का अधिकार है, महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, और महिलाओं का हर जगह मुझे लगता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनकी सीटें आरक्षित होनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि वो हर जगह आगे बढ़ करके आए, उभरे और देश को आगे लेकर के जाए। उपचुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी पार्टी? तो 10 उपचुनाव होने हैं, 10 विधानसभा के, उसमें जो है क्या कांग्रेस से गठबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा जो है? देखिए विभाष जी, 24 का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ी थी और अभी तक गठबंधन उसी तरीके से बरकरार है। और इंडिया गठबंधन नाम के लिए चुनाव लड़ी थी, मेन जो चुनाव लड़ा था वो जनता लड़ी थी। और इस समय उपचुनाव में जनता और भी नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जनता इसलिए भी नाराज है क्योंकि जहां जहां पे जनता ने उन्हें जवाब दिया है और उन्हें हराया है, वहां की बिजली की समस्याएं बढ़ गई हैं, वहां ट्रांसफॉर्मर्स की बदलियां नहीं हो रही हैं, वहां तारों की बदलियां नहीं हो रही हैं, वहां पे इस तरीके के मतलब जो अवैध कंस्ट्रक्शंस हैं उनको हटाया नहीं जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे जनता परेशान है, यानी भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा जनता स्वयं कह रही है कि इस रिजल्ट के बाद से जो सरकार है वो हमें पनिश कर रही है। तो अब जो ये उपचुनाव होगा वो स्वयं जनता लड़ेगी और उन्हें बताएगी कि अगर आप उन्हें पनिश करोगे तो सबसे बड़ा अगर पावर आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है तो वो जनता के पास है। क्या ये कांग्रेस से गठबंधन करके समाजवादी पार्टी अपना नुकसान कर रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से सीटें मांगती है, जो कांग्रेस खुद नहीं जीत पाती थी, एक भी सीट नहीं जीत पाती थी, चाहे वो लोकसभा का हो, जो इन दिनों कई चुनाव से हो रहा है। और बीजेपी के लोग यही कहते हैं कांग्रेस जिसके ऊपर सवार होती है उसी को खत्म कर देती है, क्षेत्रीय दलों के ऊपर निशाना उनका है। तो क्या यही है क्या कि 10 सीटों में कांग्रेस जो है 5 सीटें समाजवादी पार्टी से मांग रही है? देखिए विभाष जी, बीइंग लीस्ट एक्सपीरियंस अबाउट पॉलिटिक्स, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, आज देश को अगर सबसे ज़्यादा अगर अहम है देश के लिए, वो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा के रखना। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के बाद जिन मीडियाज़ का, चैनल्स का मुंह नहीं खुलता था, आज वो कुछ नहीं तो जहां वो 0% शांत थी, पूरी की पूरी शांत थी, आज 20% बोल रही हैं, 25% अपनी आवाज़ उठा रही हैं। तो मेरा ये कहना है, ये पार्टियों के गठबंधन की बात नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की बात है, देश को मजबूत करने की बात है। और इसमें चाहे जो भी गठबंधन हो, चाहे जो भी हमें उसके लिए
पे करना पड़े, वी आर रेडी, बट हम यही चाहेंगे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारा देश आबाद रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। थोड़ा समय और लेंगे, रुकी रहिए आप, अभी जो है आप लगता है जल्दी में है। एक ये चीज़ है कि जब से ये लोकसभा 24 का चुनाव समाप्त हुआ है, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल सरकार को ही घेर रही हैं, कहीं ना कहीं निशाने पे उनका है, चाहे पिछड़ों की बात करके, तो क्या, और ये संजय निषाद भी कह रहे हैं कि हमारी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, और अब उनके तो भाई विधायक भी रमेश मिश्रा ने कहा कि हो सकता है कि यही स्थिति रही तो 27 का हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मोती सिंह उनके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अधिकारी सब बेलगाम हो गए हैं। क्या ये जो कुछ उनके सहयोगी दल हैं, क्या उनका मन बदल रहा है? क्या आप लोग पार्टी की तरफ आ रहे हैं? क्या 2027 तक ये लोग जो है आप लोगों की तरफ आ जाएंगे क्या? देखिए विभाष जी, भाजपा मुझे लगता है कि करीब 10-11 सालों तक यूपी में नहीं आई थी। उसके बाद जब वो आई तो सिर्फ जनता को ठग करके नहीं आई, कई सारे विभिन्न जातियों के, चाहे वो आप अनुप्रिया पटेल जी की बात करें, ओम प्रकाश राजभर जी की बात करें, संजय निषाद जी की बात करें, और बहुत सारे विभिन्न जातियों के जो लोग थे, उनको भी उन्होंने ठगा, उनको उन्होंने अपने साथ लिया, उनके वोट बैंक को यूज़ किया और आज शासन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये वो लोग भी स्वयं समझ रहे हैं, तो जनता के साथ साथ वो लोग भी ठगे गए हैं, आज नहीं तो कल वो लोग अभी अपना पलड़ा बदलने वाले हैं। पल्लवी बहन का क्या हाल है, जो है नाराज से चल रही थी, क्या अब कुछ सही आई हैं कि अभी भी वो दूरियां चल रही हैं? क्योंकि राज्यसभा में तो उन्होंने वोटिंग की थी, लेकिन माहौल तो वहीं से गड़बड़ हुआ था, उसके बाद उन्होंने पीडीएम बनाया था। क्या है बहन का हाल? अब देखिए, ये तो विशेष रूप से वो अपना पीडीएम का बेटर बता पाएंगी, बट जहां तक हमारा, अगर उनसे व्यक्तिगत विधायक आपकी हैं समाजवादी पार्टी की, बतौर अगर विधायक और बोले तो हमारे साथ वो सदन में बैठी, विपक्ष के साथ, विपक्ष जहां बैठता वहीं, जहां उनकी पुरानी सीट थी वहीं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मुझे लगता है कि उनके लिए एक वो दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, और वो महिला है और हम सम्मान करते हैं और हम अपने साथ ही रखेंगे। बस लास्ट सवाल है, भाजपा में भी बड़ा खींचतान हुआ है, जो है चुनाव जब समाप्त हुआ है तो कुछ पुरानी बातें हो गई। केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली तक दौड़ते रहे, अखिलेश जी ने वाईफाई का भी नाम दे दिया, उनको जो है पासवर्ड भी बता दिया। भाजपा में चंगा नहीं चल रहा है क्या चुनाव के बाद, 2024 के बाद? क्योंकि जिस तरह से ये सब हो रहा है जनता तो खूब जान रही है, आपको क्या लगता है, आपका वो क्या है? देखिए, भाजपा में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो तो जनता भी जान गई है, तो आप तो मीडिया वाले हैं, आप बखूबी जान रहे होंगे। और मुझे लगता है कि एक रबर होता है ना, को इसको लास्ट स्ट्रेंथ तक खींचते हैं, उसके बाद वो टूटने वाला ही होता है, तो ये लास्ट स्ट्रेंथ बाकी है, अब कब टूट जाए अब वो आपके सामने आएगा। विधायक जी, अपने मछली शहर के लिए कुछ लोगों के लिए क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? हम समापन करेंगे, क्योंकि आप जनता के बीच में रहती हैं, सोशल मीडिया पे भी इतनी लोकप्रिय हैं आप। ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आपके वीडियो पे जो कमेंट आते हैं, देखिए आप यूपी की राजनीति करते हैं लेकिन देश में जाने जाते हैं, लेकिन जो विदेश में रहते हैं कमेंट उनके भी आपके पक्ष में आते हैं, तो क्या है ये जो आपका लोकप्रियता बढ़ी हुई है, क्या उसको बना के रखने के लिए क्या अभी और करना है? क्या आप जनता के बीच में क्या सब सोच रही हैं करना है मछली शहर के लिए? देखिए, मैं ग्रामीण अंचल पे हूँ और यहाँ हर चीज़ का अभाव है, और मैं स्पेशली अगर किसी चीज़ की बात करती हूँ वो हेल्थ की बात करती हूँ। अब आगे आने वाले चुनाव में बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न चुनाव के वो मिलते हैं और बातचीत होती है, तो मेरा यही कहना रहता है कि जब तक आप राजनीति में लोगों के दिल में नहीं बैठोगे, लोगों की परेशानियों को नहीं समझोगे, तब तक आप बेटर नहीं कर सकते। तो मेरे एडवाइस यही रहते हैं, जो लोग भी इलेक्शंस भी लड़ने वाले हैं आगे फ्यूचर में, कि छोटे छोटे कैंप्स कराइए, उसके वजह से ना जाने आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपने ग्राउंड लेवल पे इंस्पेक्शंस करके देखिए किन ग्राम सभाओं में क्या ज़रूरत है। एज अगर मैं अपने काम की बात बताऊँ तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारे यहाँ सब पावर स्टेशन जो हैं उनकी ज़रूरत थी, मैंने इस बार विधानसभा में वो लेटर लिख करके भी दिया, एंड अगर चीज़ें सब फेवर में रही तो हम 2 नए पावर स्टेशन जो हैं वो मछली शहर में लेकर के आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो सिंचाई की प्रॉब्लम थी, हमारे पास पानी नहीं आ रहा था। मैंने पूरी स्टडी की और पता किया कि मेन जो पानी है वो हमें नेपाल से आ रहा है, और नेपाल से आकर के वो उत्तराखंड से होते हुए लखीमपुर खीरी से वो मछली शहर तक आ रहा है, जो कि बहुत लंबी दूरी है, और फुल कैपेसिटी में चलने के बाद भी हमारे पास 60% 50% तक पानी भी नहीं पहुँच पा रहा था। इसमें मैंने मंत्री जी से डिस्कशन किया और हमें आश्वासन मिला है कि हमारी विधानसभा को एक नए रूप से मिर्ज़ापुर के तहत पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि सिंचाई में पानी का एक परमानेंट हमारे पास सोल्यूशन आएगा। थर्डली, हमने आई क्लिनिक के बारे में बात की ही थे, अभी उसका टेंडर जस्ट फिनिश हुआ है, मुझे लगता है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है, और मैं कामना करती हूँ कि बाई 2025 का जो आपका मार्च तक हम उसका उद्घाटन करेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाएंगे, और बहुत सारे लोगों की, सिर्फ मछली शहर ही नहीं जनपद के बहुत सारे लोगों की उससे मदद होगी।
विधायक जी एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था आपका, 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। वो शायद वीडियो आप देखी हो या और लोग देखे होंगे। बारी गांव में आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह था। एक दादाजी पहुंचे थे, उन्होंने लाइट आपसे मांगी थी। आपने कहा था दादाजी आपको लाइट चाहिए तो मैं दूंगी। वो वीडियो देखा था कि नहीं आपने? नहीं। वो वीडियो 2 मिलियन लोगों ने देखा है और आपकी काफ़ी सराहना की है। क्या वो दादाजी को लाइट मिल पाई है कि नहीं अभी आप लोगों के नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दरअसल अभी हमारे जो विधायक निधि का जो पैसा है उससे अभी तक हम लोग जस्ट वही बन रहा है, लेटर्स ही बन रहे हैं। और आज मैं आपने जो बात की सेम मैं अपने पीए से डिस्कस कर रही थी, उनका लोकेशन और सारी चीज़ें मंगा रहे थे। हम सूची तैयार कर रहे हैं क्योंकि बारिश के टाइम में लाइट की फाउंडेशंस नहीं बन सकते, क्योंकि बारिश में अगर वो लाइट गिर जाए तो किसी को भी चोट लग सकती है और साथ ही साथ रोड के काम भी नहीं हो सकते क्योंकि ज़मीन धंस जाती है ग्रामीण की। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा ये जो बारिश का मौसम है वो खत्म हो जाए तो प्रोबेबली बाय नवंबर लाइट और रोड जो जो मेरे पॉसिबल क्षेत्र में रहेगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट। धन्यवाद। थैंक यू। मेरे साथ मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी थी। इनका साफ साफ कहना है, विभिन्न मुद्दों पे बातचीत हुई है, इनका साफ कहना है कि वो जनता के हित के लिए काम करती हैं और करती रहेंगी, और उन्होंने सरकार पे भी हमला बोला। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।